नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें पूरी आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। हम सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और हमेशा की तरह हम पुनः से लेकर के आपके मध्य में उपस्थित हो चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आप सभी के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, DSSB, ईएमआरएस जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर साबित होगा। तो आप लोग एक सभी सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और चैनल के ऊपर यदि हमारे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया है? भक्ति, मनुष्य, आत्मा, संगीत। सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न आप सभी के सामने है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, आत्मा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस अवतरण के अनुसार वे ईश्वर को मनुष्य की आत्मा और मानव को उस आत्मा का आवरण मानते हैं। कौन? सूफी लोग ईश्वर को मनुष्य की आत्मा और मानव जीवन को उस आत्मा का आवरण मानते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते हैं? समाधि सुगमता के लिए, हुलूल के लिए, नस्खे अरबा के लिए, नासूद के लिए। तो संगीत का उपयोग जो है सूफी संत किसके लिए करते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए, समाधि सुगमता के लिए जो है सूफी संत क्या है? संगीत का उपयोग करते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। उसके बाद में अगला आपका प्रश्न है, ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है? यानी ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है? नासूत, फना, बका और हुलूल। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प बी, उसे कहते हैं फना होना। क्या कहते हैं? फना होना। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या करना है? सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ है नाटक और दूसरी तरफ है उनके पात्र। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी सभी में पूछा जाने वाला। कई बार छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें एक पात्र का नाम पूछा जाता है, लेकिन क्या है, यहाँ पर कई सारे पात्रों की और नाटकों की जानकारी आपको एक साथ में मिल रही है। तो इसमें क्या सही माना जाएगा? आपको बताना है। चंद्रगुप्त जो नाटक है उसका पात्र कौन है? अंजो दीदी नाटक का पात्र कौन है? बकरी नाटक का पात्र कौन है? और जो है सभी नाटकों के पात्रों को आपको बताना है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त नाटक का पात्र कौन है? लीला। फिर अंजो दीदी नाटक का पात्र कौन है? मुन्नी। उसके बाद में बकरी नाटक का पात्र कौन है? राम। और स्कंदगुप्त नाटक का पात्र कौन है? जयमाला। यानी लीला चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है और जयमाला आपकी स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है, राम बकरी नाटक का पात्र है और मुन्नी अंजू दीदी नाटक की पात्र है। तो आपका सही मिलान कर दिया गया है। और आपका कूट कौन सा सही माना जाएगा? विकल्प सी राइट आंसर होगा। फिर हम लोग देखते हैं ये नाटक किसके हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है, अंजो दीदी नाटक उपेंद्र नाथ अश का है, बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है और स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर
प्रसाद जी का है और इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये आप सभी के लिए। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, फिर जो है अन्य महत्वपूर्ण नाटक और उनके लेखक पात्रों को हम लोग देखते हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये नाटक किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। और इसका प्रमुख पात्र कौन है? ओकाक, ये प्रमुख पात्र है। फिर है सूर्यमुख नाटक, ये किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। इसका प्रमुख पात्र कौन है? वेणु रति। उसके बाद में अगला आपका जो है नाटक है, क्या नाम है? लहरों के राजहंस, किसका है? आप सब लोग जानते हो, मोहन राकेश का चर्चित है और अलका इसकी जो है प्रमुख पात्र है। फिर है अंधायुग, ये धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। गूंगा भिखारी इसका प्रमुख पात्र है। फिर है कोणार्क नाटक, जगदीश चंद्र माथुर जी का है और विश्व इसका प्रमुख पात्र है। और सभी नाटक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी को ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसमें क्या कहा जा रहा है? यानी निबंध संग्रह हैं और उनके संपादकों के बारे में पूछा जा रहा है, किसने संपादन कार्य किया है। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हैं, जो चिंतामणि प्रथम भाग है इसका संपादन किसने किया है? स्वयं शुक्ल जी ने किया है। और चिंतामणि जो भाग 2 है उसका संपादन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया है। और तृतीय भाग का जो है संपादन कार्य डॉक्टर नामवर सिंह जी ने किया है। और जो चतुर्थ भाग इसका है उसके संपादक कौन है? कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी एक न एक चिंतामणि भाग के प्रकाशन को पूछ ही लेता है। तो आपका कूट कौन सा सही होगा? विकल्प सी माना जाएगा। हम लोग जो है एक बार पुनः देख लेते हैं। चिंतामणि प्रथम भाग का संपादन कार्य आचार्य शुक्ल, द्वितीय भाग का संपादन कार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तृतीय भाग का संपादन नामवर सिंह ने किया है और चतुर्थ भाग का संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया है। और ये भी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य विद्यार्थियों आपके लिए ध्यान में रखना है। और यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में अवश्य ही पूछ लिया जाता है कि चिंतामणि के भाग का संपादन कार्य किसने किया है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर जो है चिंतामणि भाग जो 1 है इसमें कुल 17 निबंध हैं। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ है? 1939 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 2 में कुल 3 निबंध हैं। और चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन कब हुआ है? 1945 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 3 में कुल 21 निबंध हैं और चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन 1983 ईस्वी में हुआ है। और ये भी सारे तथ्य आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। फिर चौथे भाग को हम लोग देखते हैं। चौथे भाग में जो है कुल कितने निबंध हैं? तो 47 निबंध हैं और इसका प्रकाशन कब होता है? 2002 ईस्वी में कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह जी के नेतृत्व में। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपके सामने प्रश्न है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो है कौन पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो सबसे पहले क्या है इस प्रश्न के विषय में जो आएगा, महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव आते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार आती है, यानी विकल्प डी आपका आएगा। फिर जो है आपका आता है काका कालेलकर समिति की अध्यक्षता में सुधार समिति जो है बनती है। और उसके बाद में फिर आपका आता है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाती है। और फिर उसके बाद में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में परिषद बनती है। तो आपका इसमें जो सही उत्तर माना जाएगा वो कौन सा होगा विद्यार्थियों? तो आपका जवाब जो है इस प्रश्न के लिए विकल्प बी राइट आंसर माना जाएगा। कौन सा? विकल्प बी आपका राइट कूट माना जाएगा। हम लोग आगे देख लेते हैं एक बार इनको। क्या है देवनागरी मानकीकरण के प्रयासों का क्रम क्या रहा है? तो सबसे पहले महादेव रानाडे गोविंद के सुझाव आए। उसके बाद में महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति आई। फिर जो है काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति बनती है। उसके बाद में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद बनती है।
फिर जो है राधा कृष्ण की अध्यक्षता में परिषद गठित होती है। उसके बाद में देवनागरी लिपि के सुधार हित जो प्रयास रहे हैं, 12 खड़ी का प्रचलन सावरकर बंधुओं के द्वारा हुआ है। कौन सा? 12 खड़ी का प्रचलन सावरकर बंधुओं के द्वारा हुआ है। फिर है तिलक फांट बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लाए जाते हैं। और पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कौन करने की सिफारिश करता है? श्याम सुंदर दास। और नागरी प्रचारी सभा का प्रयास जो है रहता है बाद में साथ में। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है, यानी कि व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनकी जो है किस प्रकार से हम लोग व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आपका आएगा? आस्था और सौंदर्य, यानी कि बी आएगा। फिर उसके बाद में कौन सा विकल्प आएगा आपका? भाषा और समाज, यानी ए आएगा। उसके बाद में जो है महावीर प्रसाद और हिंदी नवजागरण, यानी डी आएगा। फिर आपका आएगा नई कविता और अस्तित्ववाद, यानी सी आएगा। और फिर आएगा प्राचीन भारत के भाषा परिवार, अर्थात ई आएगा। तो आपका उत्तर क्या है? बी, ए, डी, सी, ई। आगे बढ़ते हैं। और ये सभी रचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, चूँकि रामविलास शर्मा ऐसे आलोचक साहित्यकार हैं कि हर परीक्षा में उनकी रचना एक न एक अवश्य पूछी जाती है। तो आपको रचनाओं को खास करके ध्यान में रखना है। आपका सही जवाब कौन सा है? विकल्प सी है। फिर जो है हम लोग देखते हैं इसका प्रकाशन कब हुआ है। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, भाषा और समाज 1961 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी, प्राचीन भारत के भाषा परिवार, ये 3 भागों में है। पहला भाग 1979, दूसरा भाग 1980 और तीसरा भाग 1981 में है। फिर जो है प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये इसका सही नाम है, जो कि रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में दिया गया है। फिर जो है रामविलास शर्मा जी की अन्य रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। भारतेंदु युग इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रेमचंद और उनका युग, भाषा साहित्य और संस्कृत, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, और उसके साथ में है मानव सभ्यता का विकास। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामविलास शर्मा जी की। फिर जो है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में आप लोगों को लगाना है। क्या करना है? पहले से बाद के क्रम में आप लोगों को लगाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रचनाएं कौन कौन सी हैं आपकी। ये सबसे पहले इसमें आर्य समाज है। कौन सा है? आर्य समाज है। फिर उसके बाद में थियोसोफिकल सोसाइटी है। फिर आपका रामकृष्ण मिशन है, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसकी स्थापना पहले होती है और किसकी बाद में। तो सबसे पहले जो आपका आएगा ब्रह्म समाज, आप सभी लोग जानते हो, यानी विकल्प डी आएगा। फिर उसके बाद में कौन सा आएगा आपका? प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, यानी कि ई आएगा। उसके बाद में कौन सा आएगा? आर्य समाज आता है, यानी कि ए आ जाएगा आपका। उसके बाद में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है, यानी बी आ जाएगा। और फिर जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, यानी सी आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या है? डी ई ए बी सी, ये आपका क्रम निर्धारित होगा। और इन संस्थाओं से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य बनता है, आपका कूट विकल्प भी सही माना जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं इनकी जो है स्थापना कब हुई है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय जी हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद इसके संस्थापक हैं। फिर है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में, तथा 1882 में अड्यार भारत में इसकी स्थापना होती है। तो इन संस्थाओं का प्रकाशन, सन और इनके नामों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपका आता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? 1897 ईस्वी में। विवेकानंद जी के द्वारा वेलूर कोलकाता में इसकी स्थापना की जाती है। फिर जो है उसके बाद में
और हम जो है महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना को देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में कौन करता है? ज्योतिबा फुले। कहाँ होती है? पुणे में। फिर है वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू द्वारा 1864 में मद्रास में होती है। फिर है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा कोलकाता में होती है। उसके बाद में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 में होती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1817 ईस्वी में। इन प्रश्नों की व्याख्या आपके लिए विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। जो भी व्याख्या दी जा रही है इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू बनने वाले हैं। फिर अगला आपका जो है प्रश्न है, कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में आप लोगों को लगाना है। क्या करना है? पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो चलिए देखते हैं, ये आपके सर्ग हैं और कौन सा सर्ग पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ये आपको लगाना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? श्रद्धा सर्ग आएगा आपका, यानी कि ई हो जाएगा। फिर आपका कौन सा सर्ग आएगा श्रद्धा के बाद में? यानी काम आएगा, यानी बी हो जाएगा। फिर आपका आएगा लज्जा, अर्थात डी हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा सर्ग आपका आएगा? कर्म आएगा, यानी ए हो जाएगा। फिर आपका ईड़ा आएगा, यानी सी हो जाएगा। तो ये आपका कूट बन के तैयार हो गया है। ईबीडी कहाँ पर है? आपका विकल्प डी में, और यही आपका उत्तर है। सही जवाब कूट के रूप में माना जाएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ये सब सर्ग है, आप लोग जानते हैं, कई बार पढ़े हैं। महत्वपूर्ण बात, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है कामायनी महाकाव्य। इसमें सर्ग कितने हैं? कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये इसके 15 सर्ग हैं। फिर है कामायनी के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। इसकी कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत से लिया गया है। इसका घटनाक्रम शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। और शांतिप्रिय द्विवेदी इसको जो है छायावाद का उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? शांतिप्रिय द्विवेदी इसे छायावाद का उपनिषद कहते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य मानते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, और नंद दुलारे वाजपेयी कामायनी को नए युग का काव्य कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? कामायनी को नए युग का काव्य कहा है। और ये बात आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारी ये कथन। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में आपको क्या करना है? लगाना है। तो हम देखते हैं किसका पहले किसका बाद में हुआ है प्रकाशन। तो सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ है इनमें से? मैला आंचल का, अर्थात बी आ जाएगा। फिर किसका प्रकाशन हुआ है? झूठा सच का, यानी कि ई आ जाएगा। उसके बाद में किसका प्रकाशन हुआ है? राग दरबादी का, यानी ए आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका बंटी, यानी सी आ जाएगा। और उसके बाद में क्या है? मानस का हंस, यानी डी आ जाएगा आपका। इसका प्रकाशन हुआ है तो BEACD ये इसका क्रम हो जाएगा। तो इसमें विकल्प में कोई क्रम ये नहीं दिया है, लेकिन जो मिलान कर दिया गया ऊपर वही सही है। फिर हम लोग देखते हैं अब इनके प्रकाशन वर्ष को। मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में। लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। झूठा सच 2 भाग में है उपन्यास, 1958 1960 यशपाल जी का है। राग दरबारी का प्रकाशन है 1968 में, श्रीलाल शुक्ल जी का है। आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष 1971 है, मन्नू भंडारी का है। और मानस हंस का प्रकाशन वर्ष 1972 है, जो कि अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी आपके लिए उपन्यास, और रचनाएं इनके सन सब कुछ याद रखना है। फिर जो है अन्य उपन्यासों को हम लोग देखते हैं। अधकिला फूल, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1907। किसका है ये? हरिऔध जी का है। भारत माता उपन्यास का प्रकाशन है 1915 ईस्वी। किसका है? हरस्वरूप पाठक का है। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918 है, मुंशी प्रेमचंद का है। चित्रलेखा उपन्यास 1934 है, इसका प्रकाशन वर्ष भगवती चरण वर्मा का है। इसमें पाप पुण्य के बारे में बताया गया है।
फिर है मुक्तिबोध, इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी, जो कि जैनेंद्र जी का उपन्यास है। फिर जो है अगला है आपका ऋतुचक्र, इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी, इलाचंद्र जोशी का है। और मेरी तेरी उसकी बात का प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी, और ये भी किसका है उपन्यास, यशपाल जी का है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये उपन्यास, प्रकाशन और इनके लेखक को याद में रखना है अपनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। आप देख पा रहे हैं कि आपके एक एक प्रश्न में 4-4, 5-5 प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, और सभी रचनाएं, प्रकाशन, जो भी विवरण दिया जा रहा है, व्याख्या दी जा रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें लगाते हैं क्रम से। सबसे पहले कौन सी कहानी आएगी, कानों में कंगना यानी कि सी। फिर कौन सी कहानी आएगी, आकाशदीप यानी कि बी। उसके बाद में कौन सी कहानी आएगी, ईदगाह यानी कि ए। फिर कौन सी कहानी आएगी, परिंदे यानी कि डी। उसके बाद में कौन सी कहानी आएगी, राजा निर्वंशिया यानी ई। तो आपका सी, बी, ए, डी, ई ये आपका क्रम माना जाएगा। कौन सा सही जवाब है, विकल्प बी राइट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं इनके प्रकाशन वर्ष को। कानों में कंगना का प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी, किसकी कहानी है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी, किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी, किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी ने। परिंदे 1956-57 में है और निर्मल वर्मा जी की कहानी है। राजा निर्वंशिया, इसका प्रकाशन वर्ष है 1957, जो कि कमलेश्वर जी की कहानी है। और सभी कहानी ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आपके सामने हैं। फिर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कहानियों के विषय में, परिंदे जो ये कहानी संग्रह है, इसका प्रकाशन 1960 में हुआ है, जबकि कहानी के रूप में इसका प्रकाशन 1956 और 57 में हुआ है। गोपाल राय के अनुसार आकाशदीप कहानी संग्रह का प्रकाशन 1928 में हुआ है। कौन मानता है, गोपाल राय। फिर अगली बात, 11 वर्ष का समय, चर्चित हिंदी की अन्य कहानियों को हम लोग देखते हैं। 11 वर्ष का समय, इसका प्रकाशन है 1903 ईस्वी में, किसकी कहानी है, रामचंद्र शुक्ल की। पूस की रात कहानी का प्रकाशन 1930 में है, किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। बिखरे मोती कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी में, किसकी है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की। उसके बाद में है मांस का दरिया कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी, किसने लिखा है, कमलेश्वर जी ने। जमी हुई झील प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी, किसकी है, रमेश उपाध्याय की। अच्छे आदमी प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी में, किसने लिखा है, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। और बिखरे मोती शीर्षक से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भी एक कहानी संग्रह लिखा है, किस नाम से, बिखरे मोती के नाम से। और बिखरे मोती के नाम से राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की भी कहानी है, इसलिए दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अंधेर नगरी नाटक में जो संवाद आए हैं उनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा संवाद आपका आएगा, वो हो जाएगा, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। ये पहला संवाद हो जाएगा। फिर दूसरा संवाद कौन सा हो जाएगा, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, यानी ये संवाद आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका कौन सा आएगा संवाद, विकल्प ई, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। फिर अगला आपका आ जाएगा सी, यानी चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। फिर है डी, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। तो आपका जो कूट सही होगा विकल्प डी माना जाएगा। हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित ये प्रहसन है अंधेर नगरी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। ये अन्योपदेशिक नाटक श्रेणी में आता है, जो किसी जमींदार को लक्षित करके लिखा गया है। अब हम लोग देखते हैं इसके संवादों के क्रम को।
क्या है पहला संवाद? लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। अगला संवाद है चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। तो ये इसके संवादों का क्रम रहा है। फिर जो है अन्य बातें, इसी नाटक के अनुकरण पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी आप सभी के सामने है। इसी नाटक के अनुकरण पर विजयानंद त्रिपाठी जी ने महा अंधेर नगरी नाटक लिखा है, तथा देवदत्त शर्मा जी ने जो है अति अंधेर नगरी नाटक लिखा है। आपको ध्यान में रखना है, अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महा अंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी, और अति अंधेर नगरी किसने लिखा है? तो वो लिखा है आपके देवदत्त शर्मा जी ने। चना जोर गरम, ये जो है घासी राम का कथन है। सेंत सेंत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ये महंत का कथन है। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी, ये किसका है? गोवर्धन दास का कथन है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पूरा ये अंधेर नगरी नाटक। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें कौन सही है कौन सा गलत है। तो देखते हैं हम लोग पहला कथन क्या है और दूसरा क्या है। बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खलताही भी हैं। क्या ये बात सत्य है? बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खलताही हैं। तो आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, यानी बघेली बोली के लरिया और खलताही ये नाम जो है नहीं है, यानी गलत है। दूसरा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी मानते हैं अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। तो यानी आपका पहला गलत है और दूसरा सही है। तो कूट कौन सा माना जाएगा? विकल्प डी राइट माना जाएगा। आपने देखा जो है खलताही और लरिया ये बघेली की नहीं बल्कि क्या है? छत्तीसगढ़ी की ये उपबोलियां हैं। किसकी हैं? खलताही और लरिया ये छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां हैं। फिर देखते हैं हम लोग जो है अवधी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं। अवधी की उपबोलियां हैं गहोरा, जोलहा, कोसली, बैसवाड़ी, ये अवधी की उपबोलियां हैं। ब्रजभाषा की उपबोलियां हैं अंतर्वेदी, भुक्सा, डांगी, जादोबाटी। बुंदेली की उपबोलियां हैं बनाफरी, लोधांती, पवारी, खटोला, भदौरी आदि। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विवरण आप सभी के सामने है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2 कथन यहाँ भी दिए गए हैं, कथन और कारण, और आपको बताना है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखते हैं हम लोग क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले क्या है? कथन दिया गया है, आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के साथ त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। क्या ये बात सत्य है? आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता, तलाक की ट्रेजेडी को सबसे ज़्यादा कौन? बेगुनाह बंटी ही भोगता है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर कारण क्या दिया गया है इसमें? बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते हुए बिना माँ का हो गया है। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। बहुत ही गजब का उपन्यास है ये हिंदी जगत का। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता के, माता के रहते हुए बिना माँ का रह गया। अंततः उसे भटकाव, असमंजस और अकेलापन मिला है। तो ये भी क्या है? कथन सही है। यानी दोनों कथन सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है। तो आपका सही जवाब इसमें कौन सा होगा? विकल्प ए आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। फिर उसके बाद में मन्नू भंडारी जी के द्वारा रचित उपन्यास है आपका बंटी। इसमें विवाह, असफलता, उस तलाक की ट्रेजेडी और बेगुनाह बंटी उसका भोग करता है, जो कि अंततः भटकाव, असमंजस और अकेलापन महसूस कराता है। फिर जो है आपका बंटी उपन्यास की महत्वपूर्ण बातें। बंटी क्या है? अजय शकुन का पुत्र है। कौन है बंटी? ये अजय और शकुन का पुत्र है। फिर डॉक्टर जोशी बंटी को प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर जोशी? बंटी को प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं।
फूफी, मीरा, शन्नो, टीटू, कुन्नी, हीरालाल, दीपा आंटी, प्रमिला, वंशीलाल, चीनू, अमित, चाची अम्मी, ये सब क्या हैं, इस उपन्यास के मुख्य और प्रमुख पात्र हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न सामने है आपके जो है, इसमें भी क्या है, दो कथन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा जा रहा है सही गलत आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्ण लाल इसके प्रमुख पात्र हैं। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। यानी क्या है, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं और नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। बिल्कुल सही है ये। फिर जो है दूसरा है, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। ये भी सही है। सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है और कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं और आपका सही जवाब इस प्रश्न के लिए क्या माना जाएगा, तो वो जो है, यानी क्या है, इसमें कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। इस प्रश्न को हम लोग आगे देख लेते हैं एक बार पुनः जो है। हाँ, गलत है, वो सत्य लग गया जो है, ये जो है गलत है। क्या है, सिंदूर की होली नाटक में 2 की जगह 3 अंक हैं। कितने? 3 अंक हैं। वहाँ 2 बताया गया था, इसमें 3 दृश्य हैं। और लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित ये जो है समस्या प्रधान नाटक है। कैसा है? समस्या प्रधान। मनोरमा, चंद्रकला, मुरारी लाल, मनोज शंकर, माहिर अली, भगवंत, रजनीकांत, हरनंदन इसके प्रमुख पात्र हैं। और इस नाटक की कथा जो है 9:30 बजे शुरू होती है और अंतिम घटना रात्रि 10 बजे में बीत जाती है। अब इसमें क्या है, वस्तुतः होता क्या है, प्रातः 9:30 बजे डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल द्वारा बंगले से निकलकर बरामदे में आने और मुंशी माहिर अली के साथ संवाद से ये कथा प्रारंभ होती है। इस प्रकार ऊपर के जो दोनों प्रश्न में कथन थे वो सही नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें भी कथन और कारण दिया गया है। क्या है इसमें सही? एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। तो इसमें क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कारण इसका, एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंग, असहाय, बेबस, अपाहिज चरित्र का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी ये दोनों कथन सही हैं और कारण जो है अब कथन की जो है सही व्याख्या भी करता है। तो आपका सही जवाब इसमें कौन सा माना जाएगा कूट के रूप में, तो विकल्प ए ही आपका सही उत्तर माना जाएगा। बिल्कुल सही है विकल्प ए। हम लोग आगे बढ़ते हैं जो है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए है, शंकर शेष जी के द्वारा रचित नाटक है एक और द्रोणाचार्य, और ये जो है दोहरे कथानक को लेकर चलने वाला ये नाटक है। कैसा? दोहरे कथानक को लेकर चलने वाला ये नाटक है। तो एक तरफ जो है द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा चलती है इसमें। किसकी? एक तरफ जो है द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा चलती है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और दूसरी तरफ अरविंद और चंदू की कथा चलती है। किसकी? अरविंद और चंदू की कथा चलती है। और इस नाटक के माध्यम से समकालीन जगत की यथार्थ विसंगतियों और विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। ये नाटक वर्तमान शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय को पंगु, असहाय और बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के द्वारा प्रस्तुत करता है। यानी क्या है, इसमें जो है कथन और कारण दोनों बातें सही हैं और इसका विषय आपकी समझ में आ गया होगा। एक और द्रोणाचार्य नाटक का क्या है, इसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए।
तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, समाप्त करते हैं, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला के ऊपर आधारित था, जिसमें आप सभी ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखा, जाना, समझा और एक एक प्रश्न के माध्यम से 4-4, 5-5 प्रश्नों की व्याख्या साथ में देखी। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो कक्षा को अपने साथियों में शेयर करिए, लाइक करिए, कक्षा को हाइप अवश्य आप लोग किया करिए और अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमारा आत्मबल बढ़ता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंततः जो है प्रतिदिन आकर के जो विद्यार्थी और साथी कक्षा को वॉच करते हैं, तहे दिल से आभार। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करिए। हम आप सभी को मिलते हैं पुनः से नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।